नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए के इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता भूपाल भारती। भूपाल भारती हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से। भोपाल जी, आपका केकेएन लाइव के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। पूरे केकेएन लाइव के सभी परिवारों को भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा मोर्चा की ओर से, बिहार भाजपा परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामना। भोपाल जी, अभी चुनाव का समय है और कोरोना काल भी चल रहा है। निकट भविष्य में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और आप पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस कोरोना काल से जो राजनीति की जो धारा बदली है, इसका आपके गठबंधन को, आपकी पार्टी को खास करके कितना लाभ मिलेगा? देखिए, कोरोना के चलते सारे संबंधों का, सारे रचना की गतिविधियों पर तो प्रभाव पड़ा है, कुप्रभाव पड़ा है। इसी बीच में समय पर चुनाव होना लोकतंत्र की खासियत है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि समय पर चुनाव कराया जाए। समय पर चुनाव नहीं होने से एक तो संवैधानिक एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो राज्य सरकार पर है, भारत सरकार पर है, उसको पूरा करने में कठिनाई होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि चुनाव समय पर होगा और चुनाव के काम करने के तौर पर हो सकता है कि अन्य चुनाव अपेक्षाकृत इसमें नहीं, चुनाव समय पर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो लग रहा है कि चुनाव समय पर होगा। सरकार इस दिशा में तैयारी कर रही है, निर्वाचन आयोग भी इस दिशा में काम करने लगा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो चुनाव समय पर होने जा रहा है, आपको इसका कितना लाभ मिलेगा कोरोना काल के बाद, या आपको इसका नुकसान होगा? देखिए, कोरोना काल के चलते भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन या इसको कहिए एनडीए सरकार दो संभावना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब पूरे विश्व में कोरोना का संकट आया तो चाइना, अमेरिका, इटली ऐसे ऐसे जो सर्वसंपन्न, सबसे ताकतवर मामले में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, स्वास्थ्य मामले में वे लोग हाथ में लगे थे। उस पीरियड में समय पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार सरकार के श्री नीतीश कुमार जी ने एक एक पल, एक एक कदम उठाकर उन्होंने कोरोना के संकट से जूझा है और कोरोना के संकट से जूझते हुए अपने देश की और प्रदेश की जनता को, इसलिए मैं समझता हूं कि निचली स्तर से लेकर ये जो आप अभी कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन आपके जो विपक्ष हैं, विरोधी हैं आपके, उनका कहना है कि आपने जो तैयारी किया, मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को बाहर से लाने में आपने विलंब कर दी, क्वारंटाइन सेंटर में भी कुव्यवस्था का आलम रहा, ऐसा आपके विपक्षियों का कहना है। तो क्या लगता है, आप फील्ड में घूमते हैं, गांव के क्षेत्रों में आप जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों का असर पड़ेगा आपके मतदाताओं पर? नहीं, मैं तो पूरे कोरोना संकट काल में मैं गांव मैं समझता हूं कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के 100 से अधिक टोले में, खासतौर पर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और गरीब टोले में, स्वर्ण समाज के भी सभी टोले में मैं जाकर देखा हूं कि केंद्र और राज्य सरकार के जो पहल हुए हैं कोरोना संकट काल में, एक एक लोगों को इसके लिए सभी लोग संतुष्ट हैं और एक एक वोट मैं समझ बिहार इस चुनाव के लिए, एनडीए के लिए वरदान साबित। विपक्ष की भूमिका बहुत नकारात्मक रही है। विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं आकर वे लोग ऐसा भ्रम जिसे लोगों को गुमराह होना पड़ रहा था। मैं समझता हूं कि इसका लाभ संकट के दौरान बाद में जो चुनाव हो रहा है उसका एनडीए को बिहार में मिलने की पूरी संभावना। लेकिन एक चर्चा जो कल से शुरू हो गई है कि आपके एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उनका जो बयान आया है उससे तो लगता है कि आपके यहाँ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपकी तैयारी से वो बहुत संतुष्ट नहीं है, आपके सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट नहीं है, खास करके बिहार में आपके एनडीए की सरकार से। देखिए भाजी,
गठबंधन की सरकार का एक धर्म होता है। सभी लोग चाहते हैं इसमें भागीदारी मिले, लेकिन जो पार्टी का साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सभी जनता का भी, क्योंकि श्री चिराग पासवान जी हैं, हमारे गठ सम्मान करते हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके कार्यकर्ताओं को तमन्ना है। फिर भी मैं समझता हूं कि कुछ इधर उधर अभी दिखाई, आगे आने वाले दिनों में जब चुनाव का समय आएगा, बहुत ही इसकी जितनी आबादी, 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, ऐसी चर्चा है, खबर आ रही है। अब भोपाल जी, हम लोग बात कर रहे थे कि चिराग पासवान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 100 से अधिक सीटों पर तैयारी शुरू कर चुके हैं बिहार विधानसभा के लिए। देखिए, गठबंधन भर में सभी दल अपनी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सभी सीटों पर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम सभी सीटों पर तैयारी करके रख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं सभी सीटों पर तैयारी कर रहा हूँ। श्री चिराग पासवान जी और श्री रामविलास पासवान जी भी कह रहे हैं कि मैं सभी सीटों पर तैयारी कर रहा हूँ। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर तैयारी करेंगे। अंत में होगा क्या? लेकिन अंत में होगा क्या? मतलब क्या गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आप प्रदेश की राजनीति करते हैं, बड़े नेताओं के संपर्क में रहते हैं, आपकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, तो क्या अंदर खाने चर्चा है कि क्या क्या बंटवारा का क्या फॉर्मूला होगा? बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी या छोटे भाई की भूमिका में रहेगी? देखिए, बंटवारा का फॉर्मूला अभी बहुत कोई तय नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी कुछ समय लगेगा, और समय लगेगा उसके बाद मैं समझता हूं कि एक डेढ़ महीने के बाद लोग को कितनी सीटें मिली, कहाँ की सीटें मिलेगी। अभी मैं समझता हूं कि सभी तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी तीनों दल के, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल और लोजपा के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम बैठकर इस समस्या का समाधान कर लेगी। क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार मजबूती के साथ आवे, 2/3 बहुमत के साथ आवे। इसके लिए पूरी जनता मूड बना चुकी है और लोग एक एक वोट करेंगे एनडीए के पक्ष में। कोई ऐसी चूक नहीं करेंगे जिससे महागठबंधन या विपक्ष को कोई फायदा हो। भोपाल जी, हमको एक चीज बताइए कि अगर जदयू से कम सीट आपको मिला, मतलब बीजेपी को कम सीटें मिली, तो क्या आपके कार्यकर्ताओं में एक असंतोष भड़केगा नहीं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व शुरू से कह रहा है कि मैं बिहार में, श्री नीतीश कुमार जी हमारे चेहरा हैं, मैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ूंगा। अब नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकर तय कर लेंगे कि किसको कितना सीट मिलेगी, किसकी कहाँ की सीट मिलेगी। उसमें बहुत, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह का आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऊपर के स्तर पर तो कोई बहुत विवाद नहीं है और मामला ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन निचले स्तर पर जो सोशल साइट पर इन दिनों बातें चल रही है कि अगर जदयू को टिकट मिला तो बीजेपी के लोग विरोध करेंगे, बीजेपी को मिला तो जदयू के लोग विरोध करेंगे, ये निचले स्तर पर आप सोशल साइट पर अभी एक्टिव हैं, आप इन सब चीजों को देखते हुए देखिए, तो क्या लगता है कि इसका असर पड़ जाएगा चुनाव पर? जी नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से केंद्र में चुनाव हो रहे थे, श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग ने लड़ा, बहुत सी बात आई, गठबंधन की भी बात आई, कुछ लोगों को सीटें कम मिली, उससे भी लोगों को दुख था, किसी को उम्मीदवारी नहीं, उससे दुख था। लेकिन जब चुनाव आया, एक एक वोट सभी सीमाओं को तोड़कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग वोट कर दिया। ठीक उसी तरह वहां राष्ट्रवाद था भोपाल जी, वहां राष्ट्रवाद था, यहाँ जातिवाद चलेगा। जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ भी राष्ट्रवाद का सेकेंड रूप यहाँ के लोग जान रहे हैं कि राम जन्मभूमि के मंदिर के सवाल पर या 370 और 35A के सवाल पर पूरा जिस तरह से एकजुट था, उसी तरह इस बार जिस केंद्र में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार में भी नरेंद्र मोदी के
गठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह मूड बना चुकी है। मतलब इसमें कोई चिंतित आपको नहीं लगता है। है कि जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 आपने हटाया, आप अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं, इन सब चीजों का यहाँ पर असर होगा, बिहार विधानसभा के चुनाव पर असर होगा? पूरी तरह असर होगा। मैं देखा हूं कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी से कुछ अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां या कुछ ऐसे तबके जो अलग थलग रहते थे, लेकिन पिछले 5 वर्ष प्लस 1 साल 6 वर्षों में जो उपलब्धियां रही है, उससे एक एक लोग बहुत उत्साहित है। और लोग पहले की तरह, पिछले विधानसभा की तरह इस बार कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी, बल्कि केंद्र में की सरकार बनाने में जितना लोग उत्साहित था, उसी तरह बिहार में भी उसी सरकार को पुनः बिहार में स्थापित करने के लिए उत्साहित रहेंगे। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि आपने बेरोजगारी बढ़ा दी है, आपने महंगाई बढ़ा दी है, पेट्रोल का रोज बर रोज कीमत बढ़ा रहे हैं आप, इन सब चीजों का भी तो असर पड़ेगा चुनाव पर। देखिए, विपक्ष क्या है? वही लोग विपक्ष है जो 15 साल पूर्व के सरकार में श्री लालू प्रसाद यादव जी या उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी उनकी सरकार रही। वे लोग ही अब बिहार में अपराध और वही विकास की बात करते हैं। अब उन्हें अब जनता समझ रही है कि उन विपक्ष के 15 साल के शासन में बिहार कहां था और अब बाद के 15 साल में बिहार, स्पष्ट अंतर है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, हमको एक चीज बताइए कि सब जानती है, देख रही थी अपराध के मामले में भ्रष्टाचार में श्री लालू यादव के नेतृत्व की सरकार उसका क्या था, और आज श्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार में बिहार किस ऊंचाई की ओर आगे बढ़ा है, एक एक चेहरा सामने है। इसलिए अब लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। लोगों के मनसा साफ है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ यूपीए। जिस तरह से केंद्र में लोगों ने सरकार बनाई है, बिहार में भी इसकी सरकार मजबूती के साथ बनाएगी। आप विधि व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बहुमत से सरकार बनेगी। आप विधि व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बिहार में जो अभी विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आप एक व्यक्ति, एक नागरिक होने के नाते आप संतुष्ट हैं इस व्यवस्था से? अपराध आपको लगता है कि अभी ठीक ठाक है, अपराध पर नियंत्रण है? ठीक है। देखिए, 2 तरह की बात होती है, अपराध होना, अपराध पर कार्रवाई करना। अपराधी खुलेआम घूमते थे, उनका कोई शिकंजा नहीं होता था, अपराधियों का साम्राज्य था, लोग अपराधियों के रहम करम पर जीने के लिए विवश थे। अब जो छोटे बड़े अपराध होते हैं, मैं तो मुजफ्फरपुर में कई बैंक डकैतियां, कई अपराध 24 घंटा के अंदर में उस पर तो अपराधी को डिटेक्ट किया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उनको जेल के शिकंजों में भेजा गया है। नवरूणा भी है इसी सिलसिले में, नवरूणा भी हो सकता है कि 1-2 मामले में कुछ कठिनाई हो पुलिसिंग सिस्टम में, क्योंकि कई रूप में उसमें बात आई थी कि सीबीआई जांच कर रही है, फिर और भी स्थानीय पुलिस एजेंसी जांच कर रही थी। इसमें कम्युनिकेशन गैप में मात्र एक मामले को लेकर पूरे चीजों को हम लोग अगर मैंने करे वो नहीं ठीक है। समीर हत्याकांड से आप संतुष्ट हैं? उसमें जो जांच हुआ है, समीर हत्याकांड के बाद जो जांच हुआ, आप संतुष्ट हैं? जांच हुई है और आगे भी जांच जारी है। मैं समझता हूं कि इसमें भी दूध का दूध पानी होगा। विलंब है, देर है, लेकिन अंधेर नहीं। बिहार सरकार का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, आपको लगता है सफल है? हाँ, शराबबंदी से तो फायदे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा लोगों की मानसिकता में हम लोग बहुत बदलाव नहीं कर पाए, और जहां तहां शिकायत मिलती है कि लोग दूसरे राज्यों से चोरी से शराब आकर यहाँ पर बेचने की शिकायतें आ रही है। लेकिन मैं देखता हूं कि ये जहां जहां घटनाएं हुई है, आपका भी चैनल और आपका भी अखबार विभिन्न संचार में आरोप देखते हैं कि ट्रक का ट्रक आया और ट्रक का ट्रक पकड़ा ही जाता है। मैं समझता हूं कि 90% मैं समझता हूं कि शराबबंदी सफल रही है। 10-5% को मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा होगा, और प्रशासन पूरी तरह चौकस है कि शराबबंदी को एक अभियान की तरह लागू करके देश को और प्रदेश को नशा मुक्त बिहार बनाने का जो एनडीए सरकार का सपना है वो पूरा हो। लेकिन जो अभी शासन है, प्रशासन है निचले स्तर पर, प्रखंड लेवल पर आप चले जाइए, थाना लेवल पर आप चले जाइए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक खास ग्रुप, एक वर्ग, या इसको आप कहिए बिचौलिया,
ऐसे लोगों से घिर चुका है और आम आदमी एकदम करा रहे हैं, आम आदमी बहुत परेशानी में है। क्या आपको इस संबंध में जानकारी है? देखिए, थोड़ी मोड़ी तो जानकारी रहती है। बहुत बड़ा प्रदेश है, प्रदेश में बहुत सी योजनाएं चलती है। पहले 2-4-10 लाख की योजनाएं चलती थी एक पंचायत में, तो लगता था कि मैंने, अब तो एक पंचायत में 10-10, 20-20 करोड़ की, 50-50 करोड़ की योजनाएं चल रही है। तो हो सकता है कि जब बड़े काम होते हैं तो उसमें थोड़ी बड़ी अनियमितता की शिकायत मिलती है। योजनाओं के अतिरिक्त जो जन सरोकार के काम है, जो प्रखंड स्तर पर है, जो अंचल स्तर पर है, जो दाखिल खारिज का मामला है, जो FIR का मामला है, इन सब चीजों में भी जब तक आप बिचौलियों के संपर्क में नहीं जाते तब तक वहां आपकी सुनवाई नहीं होती है, वहां आपको नहीं सुना जाता है, ऐसा आम लोगों का कहना है। इस संबंध में आपको? हाँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आम लोग, आम लोगों का मतलब नहीं, विपक्ष तो आप कुछ भी कर दीजिएगा, लेकिन पहले से जो सुशासन या ट्रांसपेरेंसी प्रशासन में है, और आज भी बिना पैसे का भी थाने में तैयार हो जाता है, बिना पैसे का तरह तरह के जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ये जो आपको दाखिल खारिज, ये सब चीज में 1-2% कहीं अब मान ले कि कोई कागजी लिखी की या तरह तरह की भूल के चलते कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है, लेकिन मास बेसिस पर मैं देखता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम से जो काम किया जा रहा है, इससे आम लोगों को भारी फायदा हुआ है। बेरोजगारी पर आप क्या बोलेंगे? कमा है। बेरोजगारी पर आप क्या बोलेंगे? बेरोजगारी, यहाँ बड़ा सरकार अभी और भारत सरकार से मिलकर स्किल डेवलपमेंट का काम तेजी के साथ कर रहा है। ये जो आपका कोरोना संकट के बाद दूसरे प्रदेशों से जो हमारे लोग प्रदेश में आए हैं, मनरेगा सहित अन्य कई योजनाओं को कार्यान्वित करके मैं समझता हूं कुछ हो सकता है कि कुछ विलंब हो। नहीं, मनरेगा से जो आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो मजदूर कह रहा है कि नहीं, मशीन से काम हो रहा है, हमको तो काम ही नहीं मिल रहा है। गांव में ऐसी बातें आ रही है। 1-2 शिकायत आ सकती है, मशीन से काम होने की शिकायत आ रही है, आ सकती। मशीन से काम करने के बजाय लोगों को स्वयं शारीरिक मेहनत करने की, जहां तक बात है रोजगार गारंटी योजना के तहत काम देने की बात है, जहां जहां मशीन से काम करने की शिकायत जिन एजेंसी से आई है उस पर इसको सख्ती से लागू किया जाए। आपके तरफ से क्या मुद्दा होगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? बिहार विधानसभा में क्या मुद्दा है? बिहार सभा का मुद्दा है कि बिहार को देश के अगली पंक्ति में खड़ा करना, यहाँ सभी तरह का भ्रष्टाचार समाप्त हो, अपराध समाप्त हो और सबको रोजगार मिले। यहाँ पर मतलब ये जो भ्रष्टाचार समाप्त हो, अपराध समाप्त हो, ये आप किससे मांग कर रहे हैं? सरकार तो आप ही की नहीं, पहले से हमने कोशिश किया था समाप्त करने का, बहुत हद तक समाप्त किया है। फिर जो कुछ बचा हुआ है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी शिकायत मिल रही है, तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में जो केंद्र में, बिहार में जो NDA की सरकार बनेगी, तो मैं समझता हूं कि बिहार को एक अव्वल राज्य का दर्जा देने की दिशा में सभी लोग पहल करेंगे। और अभी जो रोज पेट्रोलियम का दाम आप बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इससे आपको नुकसान हो जाएगा? देखिए, महंगाई अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, उसमें तेल, कच्चा तेल, इस सब का मामला सामने आता जाता है। और अभी जो लोग कहते हैं कि कांग्रेसी लोग और उनके गठबंधन के लोग कभी महंगाई की बात करते हैं, उनके राज्य में इतनी बड़ी महंगाई थी तो लोग उसकी चर्चा नहीं करते। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी पेट्रोलियम सामग्रियों में लोगों के आवश्यकताओं में बढ़ोतरी होती है। बीच में प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई थी, फिर सरकार ने कंट्रोल किया। इतने कोरोना संकट के दौरान में मैं जो देखा हूं कि खाद्यान्न संकट या महंगाई एकदम नियंत्रण में रहा है, इसके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार पूरी तरह धन्यवाद के पात्र है। इस विपरीत परिस्थिति में भी लोगों को जनता की आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकता सही कीमत को उपलब्ध कराने के लिए आगे बढ़े। बातचीत को जारी रखेंगे। लौटते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। आप मुजफ्फरपुर की राजनीति करते हैं, खास करके आप मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप यहाँ की राजनीति करते हैं। तो मुजफ्फरपुर जो बिहार की एक प्रमुख शहर है पटना के बाद, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो विधानसभा सीटें हैं, कितने सीट आपको बीजेपी उम्मीद कर रही है, कितने सीटों पर हमको मौका मिलेगा? देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि गठबंधन धर्म का पालन करने में
अब सब कोई कहे कि मैं इतना सीट से जीतूंगा, मैं इतना सीट से लड़ूंगा, तो व्यवहारिक नहीं होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है और वो पार्टी की ओर से जितने सीटों पर मुजफ्फरपुर जिले में लड़ाएंगे उतना पर लोग लड़ेंगे। और चर्चा क्या है अंदर खाने चर्चा क्या है कि किन किन सीटों पर आप दावा करने वाले हैं? देखिए, हमारा जैसे पारू सिटिंग सीट है, उधनी सिटिंग सीट है, मुजफ्फरपुर सिटिंग सीट है, और एक तरह से कहिए कि बेबी कुमारी जी जहां हमारे विधायिका हैं वो बोचहा, इस चारों सीटों पर तो कहीं कुछ किंतु हाँ, ये हम लोग गठबंधन के सहारे भारतीय जनता पार्टी और जदयू और लोजपा। लेकिन अगर आपको 5 सीट मिलता है तो 3 तो आपने गिना दिया, 2 और कौन? देखिए, हम लोग जो निचले स्तर पर जो मैं देख रहा हूं, सभी पार्टियां चाहती है कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले, लेकिन जो बिहार विधानसभा की सीटें उतना ही में न बचना है। अगर 5 सीट आपको मिलता है तो 3 तो आपने गिना दिया, 2 और कौन? 2 और पर हम लोग कोशिश करेंगे कि और मुझे ज्यादा सीट मिले दूसरे जिलों में। पिछले दिनों भी मैंने देखा था कि ठीक है, हमारे सीट अगर जदयू को चला जाता है तो हमारे कोई उम्मीदवार अगर हो तो मैं अपना उम्मीदवार, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि इस बार के चुनाव पहले के चुनाव में अंतर है। महज हम लोग खड़ा होंगे वोट लेने के लिए, बल्कि एक एक बूथ जीतने की मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए 11 विधानसभा क्षेत्र कैसे एनडीए के पाले में आए, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो कौन भाजपा के पाले में जाएगा, कौन जदयू के पाले में जाएगा, कौन लोजपा के चल, ये हम लोग के लिए भी मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है कि 11 एनडीए को हम मुजफ्फरपुर में दिलाना है। आपके बारे में चर्चा है, हो सकता है कि 1-2 सीट हमको कमोबेश इधर उधर करना पड़े। हम लोग सभी गठबंधन के लोग पूरी ईमानदारी के साथ, त्याग की भावना के साथ इस विधानसभा के चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। आपके बारे में चर्चा है कि आप साहेबगंज से, हमारी जीत सुनिश्चित माने मतलब है। आपके बारे में चर्चा है कि आप स्वयं साहेबगंज से दावेदार हैं। देखिए, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 वर्ष तक एक श्री राम विचार बाबू वहां उम्मीदवार थे, चुनाव जीतते थे। श्री राजीव कुमार सिंह जी चुनाव जीते थे, अब हार गए। उनको 2 बार मौका मिला। 30 वर्षों तक 2 घराने, 2 जातियों के बीच में क्षेत्र एक नए चेहरे की तलाश कर रहा है। और मैं देखता हूं वहां की जो समस्याएं हैं आपके पक्ष में है। दावे के साथ कहता हूं कि 20,000 सैनिक समाज का और सभी वैश्य समाज को लेकर के 40,000 जिस जाति की, जिस समाज की आबादी हो, उस समाज को आप उपेक्षा करके बहुत अच्छी राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन आपने तो अभी कहा था कि राष्ट्रवाद पर लड़ेंगे, आज जातिवाद पर आप भी आ गए। करेंगे, ये दावा बनता है कि वहां साहेबगंज में एक नया चेहरा आवे, एक पिछड़ा का चेहरा आवे, वैश्य समाज का चेहरा, आबादी उसकी उतनी भागीदारी। हमने 30 वर्षों तक 2 लोगों को मौका दिया है, अब एक तीसरा चेहरा, मैं नहीं कहता हूं, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र एक जनता चाहे, और तीसरा चेहरा में अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हमको मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर वहां जदयू को मौका मिल गया, जदयू को सीट मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, मान गए कि अगर जदयू को या गठबंधन के अंधन को, हाँ, मैं पार्टी का सिपाही हूं, मैं दबाव बनाऊंगा कि वहां पर जनता के हित के लिए, वहां के मतदाताओं की भावना को देखते हुए एक नया चेहरा आवे, और नया चेहरा ओबीसी का आवे, नया चेहरा वैश्य का आवे, जिस समाज की अधिक से अधिक वोट पूरे बिहार में एक एक वोट जिताने का काम करता है। अगर बिहार विधानसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा क्षेत्र है, सभी जगहों पर वैश्य निर्णायक है, और वैश्य को आप आबादी के अनुसार टिकट नहीं दीजिएगा तो हम लोग को उनके वोट को ट्रांसफर कराने में कठिनाई होती है। फिर भी अगर गठबंधन का पालन करते हुए अगर कोई भी किसी भी गठबंधन दल को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग बड़ी कोशिश करके एक एक मेहनत करके हमको जिताने का काम करेंगे। लेकिन जनता में उत्साह की कमी रहेगी तो उससे हम लोग को काफी कठिनाई होगी। आपके एक पुराने सहयोगी हैं रघुवंश बाबू, जिनके साथ आप काम भी कर चुके हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, अभी कोरोना पीड़ित थे,
और अस्पताल में जब वो थे तो प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। इसको आप किस रूप में लेते हैं? राजनीति में तो बहुत हंगामा मचा हुआ। देखिए, रघुवंश बाबू ऐसे कदावर नेता हैं, उनका पार्टी कुछ कोई भी हो। मैं तो उनके मंत्रालय में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में मैं काम करने का हमको सौभाग्य मिला था, और उस दौरान में हमें जो साहेबगंज या वैशाली लोकसभा क्षेत्र या मुजफ्फरपुर या पूरे बिहार को जो सड़क, पानी, बिजली, जनता की एक एक समस्याओं के बारे में जो हमको मौका मिला, मैंने पूरा किया। आपका सवाल है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर श्री रघुवंश बाबू का हाल चाल जाना, राजनीति में इसको कैसे लोग बवाल के रूप में ले रहे हैं? ये हम तो समझते हैं कि अगर ये महानता है श्री नरेंद्र मोदी जी का कि विपक्ष का सम्मान करते हैं। नहीं, अभी नाराज भी चल रहे हैं रघुवंश बाबू, अभी आरजेडी में थोड़ा नाराज भी चल रहे हैं। एक अलग सवाल है कि फिर मुरादे उला पर मान गए कि अगर वो बीमार चल रहे थे, उसी दौरान में कोरोना पॉजिटिव की शिकायत आ गई, उसी दौरान में राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक संकट। मैं तो कहता हूं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल रघुवंश बाबू को सम्मान नहीं देने का काम करती है तो कि रघुवंश बाबू सत्ता की राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि अपने राजनीतिक धर्म का पालन कर, वो समाजवादी नेता है। वैसे लोग आरजेडी में रहे हैं, आप लंबे समय तक आरजेडी में रहे हैं। कहता हूँ कि इसको कम से कम इस उपेक्षा का बदला लेते हुए उनको मैंने राष्ट्रीय जनता दल को सबक सिखाने का काम करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी श्री प्रधानमंत्री ने उनका कुशल छाम थे, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, उसको देखा जाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री कितने महान हैं कि पक्ष हो विपक्ष हो सभी का ख्याल रखते हैं। भोपाल जी, आप स्वयं आरजेडी में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, आरजेडी की क्रियाकलाप से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, अंदर में रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, उनके बड़े नेताओं के संपर्क में भी रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की क्या स्थिति होगी आपके समझ से? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति मैं समझता हूं कि पिछले जितने चुनाव में उनका रहा है, इस बार सबसे खराब प्रदर्शन होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार की जो सभी मामले में जो उपलब्धियां रही है, उस उपलब्धियों को देखते हुए मैं देख रहा हूं कि उनके खुद आधार वोट में जो कहते हैं कि मेरा माई समीकरण है, उनमें तेजी के साथ गिरावट आ रही है। माई में से कौन एम हुआ वाई? उनका यादव लोग भी अब जितने भी प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी यादव हैं, वे लोग राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जाना चाह रहे हैं। वो अब जातिगत भावना में बहकर वे फिर बिहार को वो 15 साल वाला बिहार नहीं बनने देना चाह रहे हैं। इसलिए उनमें सीट में मैं समझता हूं कि एक दो दर्जन तक जाकर सिमट जाएंगे। इसलिए अब राष्ट्रीय जनता दल उनकी स्थिति नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रीय जनता दल में थोड़ी भी अब जान रहती तो उनके बड़े बड़े नेता लोग, उनके 5-5 एमएलसी लोग वहां से हट गए, दर्जनों एमएलए लोग वहां से हटने के तलाश में। खुद यहाँ के बगल में हम लोग के गायघाट के विधायक श्री महेश्वर यादव जी, उसे एक एक करके लोग नाता तोड़ रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अब बिहार की राजनीति में इतिहास के पन्ने में चला जाएगा ना। अब उनकी सत्ता में वापसी की सवाल कहाँ उठता? अंत में भोपाल जी, मुकेश सहनी को ठीक नहीं कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, सभी लोग पर कांग्रेस, सभी उनके जो घटक दल है आज सभी बिखरे हुए हैं। हम तो एकजुट हैं, वो लोग कहाँ हैं? वे लोग तो अभी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लड़ेंगे, उसको नेता मानेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री नीतीश कुमार को नेता मानकर उनके सामने चुनाव का बिल्कुल फूक दिया है। वे लोग ने अपना चेहरा सामने। भोपाल जी, अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? मैं तो संदेश देना चाहता हूं कि देश पूरे संकट के घड़ी में है। कोरोना के चलते देश और प्रदेश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। वैसी स्थिति में प्रदेश की एक एक जनता धैर्य से काम ले और बिना बिहार में एक अच्छी सरकार बनावे, जो सरकार कोरोना संकट के चलते जो देश की आर्थिक समस्या, प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और नौकरी और रोजगार से जो हम लोगों को क्षति हुई है, वो सरकार कम समय में रिकवरी करे। इसके लिए मैं बिहार वासियों से आग्रह करता हूं, मुजफ्फरपुर जिले के मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि आप अपना एक एक वोट एनडीए के पक्ष में देकर एक मजबूत सरकार बनावे, ताकि बिहार को पूरे
देश के नक्शे पर, विकास के नक्शे पर, हर मामले में नक्शे पर हम आगे लड़े। यही मेरी अपील है बिहार की जनता से। और मैं आज भी फिर कहूंगा कि कोरोना महामारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट है। आप हमेशा सुरक्षित रहें, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ जगहों से परहेज करें और कोरोना से जो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में श्री नीतीश कुमार की सरकार लड़ने के लिए जो एकदम पूरा ठोक आगे बढ़ रही है, हम लोग अपना कदम से कदम बढ़ाकर कोरोना के खिलाफ एक अभियान जारी रखें और बिहार के विकास को हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, धन्यवाद भोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको KKN लाइव से जुड़ने के लिए।